नमस्कार, मैं राजकुमार शिंदे जनता टाइम जटा टीवी चैनल से। आज हम नागपुर के पूर्व नागपुर में ये कड़भी चौक के नज़दीक शक्ति माता नगर है। इस शक्ति माता नगर में हमारे सारंग पाटिल साहब जो रहते हैं, इनके यहाँ पर आए हैं। इनका जो त्याग है और इन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, ये जो डेवलपमेंट करते वक्त इन्होंने जो कठिनाई से वो गुजरे हैं और कठिनाई से गुजरते गुजरते आज वो जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, इसके पीछे में क्या राज है, इन्होंने कितनी कठिन परिश्रम करने के बाद इनको ये मुकाम हासिल हुआ है, इसके बारे में हम आज उनसे जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए सारंग पाटिल साहब से मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये कैसे यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो पाटिल साहब, जनता टाइम जटा टीवी चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आपने बहुत कठिन परिश्रम किए हैं और कठिन परिश्रम करने के बाद में आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो सर, आप एक ऑफिस बॉय का काम स्टार्ट करके आईटी की दृष्टि, तो ये काम करने के लिए आपने एक ऑफिस बॉय का काम करना पसंद किया और ऑफिस बॉय का काम करने के बाद में भी आपने अपना हौसला जो है, जो आपकी उम्मीद है, उसको खत्म नहीं होने दी और दिन में आप ऑफिस बॉय का काम करते थे और नाइट में आप आपकी पढ़ाई चालू करते थे। तो सर, ये सब करते वक्त आपको कौन सी कठिनाई से गुजरना पड़ा और आप वो कठिनाई का कैसा सामना किया और आप यहाँ तक कैसे पहुँच चुके हैं, ये हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से वो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। तो सर, आपका जो परिचय है वो परिचय सबके पहले दे दो सर। मेरा नाम सारंग पाटिल है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस पेटेंट ऑफिस में कार्यरत हूँ फिलहाल, और मैं स्पेशली आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्टेड पहले से ही था। तो पहले मेरी शुरुआत ये थी कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारे घर की बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। जहाँ पिताजी की तुरंत डेथ होने के बाद हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी इतनी ख़राब हो गई थी कि करो या मरो वाला काम था। तो ऐसे समय में फिर हम लोग सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब करना ही है, उसके बिना तो हम लोग शायद ही घर का गुजारा ना कर सके। तो उसके बाद फिर छोटा था मैं बहुत ज़्यादा, जिस उम्र में शायद बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, उस समय में मैं शायद और इसमें मेरा श्रेय मेरी मम्मी को ज़्यादा आता है, क्योंकि माँ ने उस समय पिताजी जाने के बाद में भी लोगों के कपड़े सी के लोगों के यहाँ काम करके हम दोनों भाई और बहन दोनों ही थे, हम लोगों को ऐसे संभाला है कि हम लोग गलत रास्तों में नहीं पड़ने दिया है। और स्टिल अभी भी आज भी हम लोग गलत रास्ते में नहीं हैं। और हम लोग, मैं ऑफिस बॉय का काम करता था, जहाँ मैं जाता था वहाँ लोगों को चाय बनाना, चाय सर्व करना, लोगों को टेबल साफ करना, ये सब चीज़ें काम मेरे पास में था। तो वहाँ एक्चुअली कंप्यूटर के क्लासेस होते थे, तो मैं दूर से बैठ के देखता था कि एग्जैक्टली कंप्यूटर क्या है नहीं। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पहले से ही था। कंप्यूटर नया स्टार्ट, उस समय 20 साल पहले की बात है, तो शायद लोगों को कंप्यूटर का एक ज़्यादा ही इंथुजियाज्म था। तो कि एग्जैक्टली कंप्यूटर क्या होता है ये सब सीखने की मुझे भी मंशा जागृत हुई। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी सीखना चाहूँगा। लेकिन मुझे उस समय कुछ 500-550 रुपये सैलरी मिलती थी मंथली। 18 किलोमीटर साइकिल से जाना, 18 किलोमीटर आना, उसके बाद में भी वहाँ से साइकिल से इधर जाओ उधर जाओ, ये सब चीज़ें मुझे रहता ही था। तो थक तो जाता था, बट एक जज्बा था कि चलो मुझे सीखना है। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे सैलरी से काटिए, लेकिन मुझे सीखना है। तो क्लास में बैठना मैंने चालू किया और धीरे धीरे करके उसी फर्म में उनके कुछ मेंटेनेंस होते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डूटी में अपना चंद्रपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी, और उसके बाद में कुछ दिशा फैक्ट्रीज, KC, MSCL, ड्यूटी फील्ड में बहुत सारी ऐसी कंपनी से जहाँ पर उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड मेंटेनेंस होते थे। और अचानक से उनका मैन पावर कम हो गया, जहाँ उनको मैन पावर की ज़रूरत पड़ी, और मैं अचानक से स्टार्टिंग मेरा लेवल चालू हो गया। तो मैंने भी फिर मैं सोचा कि चलो मैं आपके ये ऑफिस बॉय का काम छोड़ के मैं मेंटेनेंस कर लूँगा। तो वो बोल के आप पक्का कर लोगे या फिर आप, अगर आपको नहीं जमता है तो आप बताइए कि यही आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं मैं कर लूँगा। अभी आप क्लास चालू किया है तो उनको भी ज़रूरत है। तो मैं फिर उनके मेंटेनेंस संभालने के लिए दिशा फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जाना चालू किया।
और वहाँ पे वो ज़माने में कंप्यूटर फील्ड में बहुत कम लोग होते थे। शायद आपको पता होगा कि वो ज़माने में अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ गई, अभी ऑल इन वन कंप्यूटर आने लगे, पर उस समय शायद वो 086, 486 और 386 के बड़े बड़े डेस्कटॉप होते थे। जहाँ आज विंडोज इनबिल्टेड आते हैं, वहाँ विंडोज नहीं होते थे, सिर्फ डॉस में हम लोग काम किया जाता था। जहाँ पे हर आप एक डेस्कटॉप लेते या फिर एक मॉनिटर लेते तो उसमें सब चीज़ें पीछे पोर्ट होती थी, वो पोर्ट में सब चीज़ें हम लोग लगा देते, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें चालू होता था। बट उस समय हर चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए कार्ड लगाया जाता था, एड ऑन कार्ड, उसको इंस्टॉल किया जाता था। तो ये सब चीज़ें बहुत क्रिटिकल मतलब थी, इतना इजी नहीं था वो सब चीज़ें। बहुत कठिन वक्त था वो वाला। हाँ, सर उस वक्त आपका उम्र कितनी होगी सर? मैं शायद 9th पास वगैरह हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मतलब उम्र नहीं थी मेरी, तो वो समय बहुत छोटा ही था मैं। और धीरे धीरे करके फिर मैं 1 साल क्लास किया, उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके मेंटेनेंस चालू किया, धीरे धीरे करके उनके यहाँ काम करना चालू किया। और मेरा फिर मुझे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैं भी उस फील्ड में एक अच्छा खासा नाम उस समय हो गया था। आईटी फील्ड में बहुत लोग कम होते थे, तो वो लोग भी मुझे अच्छा वो आईटी फील्ड में मुझे जानने लगे, ताकि फिर और उस फील्ड में मैं अच्छा खासा फिर मैंने ये किया। धीरे धीरे करके फिर उनका मेंटेनेंस भी हम लोग ने, फिर 1-2 कंपनी मैंने छोड़ा। 1-2 कंपनी छोड़ने के बाद में फिर मैं 1-2 कंपनी ऐसे ज्वाइन किया जहाँ पे आईटी फील्ड का प्रॉपर सिर्फ आईटी का ही काम होता है। उसके बाद में भी एक कॉम्प्लेक्स करके एग्जीबिशन होता है, वो एग्जीबिशन तक ही मैंने लगाना चालू किया था, जो आज भी कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन चालू होता है, आपको शायद देखा होगा। तो एग्जीबिशन जो होता है वो जमाने में स्टार्ट हुआ था सिर्फ, तो वो जमाने से जो कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन होता था उस समय वो एग्जीबिशन में मैं एग्जीबिशन लगाता था। और उसके बाद में मैंने एप्पल में काम करना थोड़ा चालू किया, जो आज आप पता है एप्पल और मैक जो था, उस समय में भी मैक था, बट वो थोड़ा सा लेटेस्ट ही था अपने विंडोज़ के इसमें, तो वो भी मैंने चालू किया काम, तो 4 साल उसमें भी मैंने काम किया। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद में फिर ये कार्यालय में गवर्नमेंट ऑफिस में पेटेंट ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया। और पेटेंट ऑफिस में मैंने ज्वाइन करने के बाद में अपना जो हुनर है, अपना जो टैलेंट है वहाँ दिखाना मैंने चालू किया। तो वहाँ पे भी जो आईटी का डेवलपमेंट मेरे ऑफिस में किया है वो मैंने खुद ही किया है। और पूरा लैब इस्टेब्लिश किया है, सर्वर इस्टेब्लिश किया है, नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है, और पूरा हम लोगों ने हमारा कार्यालय डिजिटाइज हम लोग कर चुके हैं, जहाँ हम लोग पूरा डिजिटली हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। डिजिटली हम लोग वेबिनार लेते हैं, डिजिटली हम लोग सर्टिफिकेट्स फाइल कर बनाते हैं। और हमारा जो सेटअप है अभी आज के तारीख में हमारे कार्यालय का, वो पूरा डिजिटाइज और अपडेटेड है। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके सब चीज़ें चालू किया। तो आज भी मेरा कंप्यूटर का एक कंसल्टेशन करके मैं यहाँ मुझे बुलाते हैं, और मेरा कंसल्टेशन चालू रहता है। मैं जितनी भी बड़ी कंपनी से आके मुझे छोड़ते ही नहीं वो लोग। मैं वहाँ पे कंसल्टेशन के लिए जब भी उनका नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट होता है, या फिर नेटवर्क उनको इस्टेब्लिश करना है या फिर कुछ करना है, तो मैं जाता हूँ और वहाँ पे उनको डायग्राम वगैरह फिल करके वो सब चीज़ें मैं उनको बताता हूँ, कि सो दैट वो प्लान कर सके, और वो लोग उस हिसाब से प्लान करके नेटवर्क को इस्टेब्लिश करके नेटवर्क वो लोग बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आगे बढ़ा के किया है। सर जब आपके पिताजी गुजर चुके थे, तब आपके परिवार का जो आर्थिक जो ढांचा था वो बहुत कमज़ोर था, तो इसमें आप कैसे कर लेते हैं? को आपके लिए फिर आर्थिक जो ये था पूरा कौन करते थे सर? वहाँ हमारा फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी आने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस समय आर्थिक मदद के लिए मम्मी जो भी करती थी उसमें हम लोग करते थे। और एक हमारा जो घर था वो पुराने पद्धति का था, जिसमें उसमें पहली जगह हम लोगों की कम थी, बट एक साइड का हम लोगों ने पार्टीशन, जो प्लाईवुड का पार्टीशन आता था, वो करके हम लोगों ने रेंट पे दिया था, ताकि कुछ 600-700 हज़ार रुपये रेंट आए और हम लोगों का घर भी चल सके। हम लोगों का ऐसा था कि हम पिताजी जब थे उस समय भी बहुत ड्रिंक किया करते थे, तो थोड़ा सा उनका जो शौक था, थोड़ा सा उनका नेचर था, वो था ड्रिंक का और बाकी सब चीज़ों का। हम लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशन उस समय भी बहुत ज़्यादा खराब होती थी। हम लोगों को चावल क्या है हम लोगों को पता नहीं होता था। जब हम लोग कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ते थे, तब वहाँ पे जो चावल मिलता था या जो ब्रेड मिलती थी, तब हमको लगता था कि दिवाली आ गई हमारे लिए। और हम लोग नॉर्मली जो
देखिए गाने का जो शौक था पिताजी को ड्रिंक करने का, तो उस समय जो कांच की जो बॉटल थी जो बच जाती, वो बचने के बाद में जो हम लोग लास्ट में बेचते थे, उसमें जो हमको हमारा पैसा था आता था, उसमें हम लोग किराना या फिर कुछ लाके हम लोग अपना गुजारा करते थे। सर पिताजी कौन से काम करते हैं? पिताजी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे, बट कुछ भी मतलब थोड़ा सा बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक वगैरह उनको लग गए थे, तो कर्जा उन्होंने लेकर रखा था। और कर्जा वो मतलब आपको बताना चाहूँगा तो बिल्कुल आधी रात को उठ के उनको दारू पीने का शौक था। तो पैसा तो उनके पास में कुछ रहता नहीं था, उल्टा उन्होंने कर्जा लेके रखा था, जो उनके जाने के बाद में, गुजर जाने के बाद में भी लोगों ने हमसे कर्जा लिया और हम लोगों ने दिया है। बैंक का जो भी था हम लोगों ने पिलाया, क्योंकि वो लोग छोड़ते नहीं हैं। उस समय कोई क्लॉजेस नहीं थे कि मतलब डेथ होने के बाद में जो है देना, हम लोग भी छोटे छोटे थे तो हम लोग को समझता नहीं था, तो हम लोगों ने दे दी। यानी पब्लिक जो थी, जनता थी, उनको ये पता ये नहीं समझ पाते थे कि अभी पिताजी तो गुजर चुके हैं, अब ये बच्चे हैं, कमाने वाले कोई नहीं है, तो ऐसे में उनका जो अपने को मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो सर जब आपके पिताजी गुजर चुके थे, तो जैसे आप टिमकी में रहते थे सर, तो टिमकी जो एरिया है वो नॉर्मल लोगों का एरिया है, बहुत वहाँ पर ये दारू के शौकीन बहुत रहते थे, उसमें एक आपके पिताजी थे। तो सर जब आपके पिताजी गुजर चुके थे, तब आपने अपने कंधे पे वो जो अपने परिवार का जो ये दायित्व था वो आपने अपने ऊपर ले लिया, कंधे पे ले लिया। तो सर फिर आपने 9th क्लास पढ़ने के बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी क्या सर? तो क्या किया? पढ़ाई थोड़ा बहुत मैंने ब्रेक ले लिया, तो उसके बाद में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से शायद मैं पढ़ाई कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा, बट उसके बाद में मैंने फिर से जैसे ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद मैं पढ़ाई चालू किया, फिर धीरे धीरे करके मैंने पढ़ाई पूरी कर लिया अपनी। सर पढ़ाई कैसे पूरी किया? देखिए कैसा होता है, जीरो अटेंडेंस में भी आजकल हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन होते हैं या फिर बाकी की जो ICMU वो होते हैं, वो एजुकेशन मैंने किया है, और वो एजुकेशन करके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया है। और स्टिल मैं अभी भी लॉ कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैंने एडमिशन लेके रखा, तो भी मैं कर रहा हूँ, स्टिल मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सर आपका फ्रेंड सर्कल वहाँ पर कैसा था? मेरा फ्रेंड सर्कल वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्चुअली, जैसे आपने बोला कि टिमकी एरिया मीन्स लाइक वो जो बचपन से मैं देख पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा झगड़ालू लोग वहाँ पे ज़्यादा थे, या फिर थोड़ा सा शौकीन लोग ज़्यादा थे। हम लोग लाइव हब मर्डर और ये सब चीज़ें हम लोग देखते थे, तो थोड़ा सा मुझे भी वो डर था, लेकिन माँ के संस्कार ऐसे थे कि हम लोग को बुरे चीज़ों में हम लोग को पढ़ने नहीं दिया, तो बुरे लोगों की संगत में हम लोग रहने नहीं दिया, तो हम लोग बुरे संगत में नहीं रहे। तो शायद वो समय मेरा ऐसा था कि एक तो हम लोग बुरे संगत में पढ़ सकते थे, या फिर एक अच्छी संगत में आ सकते, तो शायद बुरे संगत को ना पढ़ते हुए अच्छी संगत को हम लोगों ने अपनाया, और धीरे धीरे करके हम लोगों ने आगे बढ़ाया। ये आपके माँ का जो संस्कार है, ये संस्कार की बदौलत है कि आज पाटिल, सारंग पाटिल वो टिमकी में रहता था और आज यहाँ पर रहता है, और आज जब वो 9वीं क्लास में थे, 9th क्लास में थे, पिताजी गुजर चुके थे, तब की कंडीशन को उन्होंने पीछे छोड़कर आज वो अपने मुकाम पे हासिल बहुत अच्छा इसमें आ चुके हैं। सर इस जब आप ये जो कार्यालय में जो अभी जो सर्विस करते हो, वहाँ पर आपकी एंट्री कैसे हुई? देखिए वहाँ पे एंट्री मेरी हुई 2008 में। उसके बाद में एंट्री होने के बाद हमारा ऑफिस था पहले सीजू कॉम्प्लेक्स में। अच्छा। सीजू कॉम्प्लेक्स सिमनी हिल्स में था हमारा, तो वो ऑफिस हमारा ब्लॉक सी 3rd फ्लोर में हमारा ऑफिस था। तो एक छोटा सा ऑफिस था, एक लकड़ी के जैसे टेबल्स वगैरह होते थे वैसे टेबल्स थे, और ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट हमारा सीधे ऑफिस था। और नीचे हमारा रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट खोलने का, क्योंकि हमारा ऑफिस बंद हो रहा था एक्चुअली, तो ऑफिस का क्रिएटिविटी नहीं था। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शायद ही कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज अभी आजकल आप पेटेंट अगर निकालने जाते हैं, कुछ निकालने जाते हैं डिजिटली, हमारा जो वेबसाइट है उसमें से आप अपना पेटेंट निकाल सकते हैं। तो वो हमारा पेटेंट इंफॉर्मेशन का जो मेन वर्क था कि वी एक्चुअली प्रोवाइड्स यूज टू प्रोवाइड द पेटेंट, हार्ड कॉपीज ऑफ द पेटेंट्स। तो एक सीडी आती थी, सीडी निकाल के हम लोग सीडी में लोड करते थे, उसमें जो पेटेंट से हार्ड कॉपी निकाल के लोगों को हम लोग प्रोवाइड करते थे। तो वो वर्क जो है ऑलमोस्ट बंद हो गया था, तो हमारा एक डर था कि हम लोग क्या करें। तो ऐसे से हमारे कुछ ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने कुछ दिमाग लगाया कि चलो इसको हम लोग एक इंस्टीट्यूट के तौर पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नीचे का जो ब्लॉक था वो हम लोगों ने लिया CPWD से, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव स्टार्टेड IPTI, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेनिंग लेना चालू किया, जो अच्छी तरह से चलने लगे।
और उसके बाद में हमारा जो ऑफिस का एक लैंड हम लोगों ने लेके रखा है, दैट इज विच इज़ इन सिविल लाइन्स एक्चुअली, अपोजिट टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अपना बोर्ड ऑफिस जो आपने देखा हिस्लॉ कॉलेज रोड में। तो हमारा नया बिल्डिंग है, इंडिविजुअल बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोगों ने हमारा इंस्टीट्यूट का एक बिल्डिंग खड़ा किया। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ट्रेनिंग लेना चालू किया। तो नाउ हमारा जो इंस्टीट्यूट है, दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया वेयर एक्चुअली यू कैन टेक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो हमारे नागपुर के लिए भी गर्व की बात है कि सेंटर इंडिया में हमारा इंस्टीट्यूट है। और हम लोग, मैं खुद उसमें ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर करके हूँ, और ट्रेनिंग हम लोग मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, हम लोग कन्विंस करते हैं। और आज की तारीख में अराउंड लाखों लोगों को हम लोगों ने ट्रेन कर चुके लोगों को। तो एक वहाँ भी स्टार्ट ऐसा था कि हमारा ऑफिस बंद होने का था, लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके मैक्सिमम लोग जो है रिटायर होने के सिचुएशन में थे, तो हम लोगों को ही वो एक दारोमदार हमारे ऊपर था, हम लोगों को करना था। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने बढ़ाया और हमारा एक कार्यालय खड़ा हुआ है और एक बड़ा ऑफिस करके हम लोगों की पहचाना जाता है। सर, ये अपने इंडिया के अंदर में पेटेंट के कितने कार्यालय हैं सर, कितनी शाखाएं ब्रांच है? देखिए, पेटेंट के कार्यालय हमारे 6 कार्यालय हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद और नागपुर। तो जो पेटेंट फाइल जो होते हैं वो 4 मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में। अहमदाबाद में ट्रेडमार्क फाइल होता है एंड नागपुर में हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मीन्स ऑल ओवर इंडिया नागपुर इज द ओनली इंस्टीट्यूट वेयर एक्चुअली यू कैन हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ऑल ओवर इंडिया के लोग हमारे यहाँ नागपुर में आते थे, मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना वी हैव स्टॉप टू प्रोवाइड दी ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट वेबिनार हम लोग आज भी ले रहे हैं और रोज का हमारा 2, 3, 4, 5 वेबिनार हम लोग लेते हैं। तो आज जो समय था कि पेटेंट को लोग जानते नहीं थे, पेटेंट क्या है ये पहचानते नहीं थे, बट हम पेटेंट ये जो वर्ड है हर एक अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं। हाँ। ये मेरा पेटेंट है, ये मेरा ऐसा ऐसा, ये शायद आप एक अनपढ़ भी जो रहता है वो भी पेटेंट का नाम यूज करता है, बट पेटेंट क्या है ये एक्चुअली लोगों को पता नहीं था। तो हमारा जो मेन मोटो था कि मोर एंड मोर पीपल शुड अवेयर इन दिस एरिया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कॉलेजेस को ट्रेन करना, फ्री अवेयरनेस करना, लोगों को ट्रेन करना, कैंपेनिंग करना। तो आज मैक्सिमम लोग पेटेंट क्या है, IPR क्या है ये लोग जानते हैं। तो स्टिल द मिशन, निपम का मिशन भी हमारा चल रहा है, वो भी मिशन स्टार्ट हो चुका है, जिसके बदौलत हम लोग ऑल ओवर इंडिया में ट्रेन कर ही रहे हैं स्टिल। तो ये हमारा ऐसा कार्यालय का स्वरूप है। सर, अभी कितने लोगों में जागरूकता आ चुकी है कि अभी पेटेंट करना चाहिए? अगर नहीं किए तो उसके विपरीत परिणाम क्या होंगे सर? देखिए, कैसा होता है कि एक मराठी का फिल्म था, एक मराठी फिल्म थी जिसमें आप देखा होगा, एक मकरंद मालवीय इसका रोल था, जिसने एक मॉडल बनाया था पेट्रोल बचत का, धागा या कुछ तो ऐसा कुछ एक फिल्म है। तो उसमें उसके इन्वेंशन इतना अच्छा था कि उसको पेटेंट के लिए वो उसको पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या है, बट उसका इन्वेंशन किसी और ने देखा, इन्वेंशन को उसको प्रायोरिटी दिया, तब जाके कोई ऑफिसर वहाँ पे आया, उसने देखा कि इसको पेटेंट करना चाहिए। उसने ऐसा कुछ भी इन्वेंशन बनाया था कि एक लोगों की जागरूकता के लिए ही वो फिल्म बनाई थी शायद मेरे ख्याल से। और ये पेटेंट का जो वर्ड है, 3 इडियट्स मूवी में भी आपने देखा होगा, उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आमिर खान है उसने 400 पेटेंट्स 300 पेटेंट्स किया है। तो पेटेंट का महत्व है वो लोगों को होना ही चाहिए, बिकॉज इस फील्ड में ऐसा होता है कि हर एक दिमाग में एक मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार, तुम्हारे बुद्धि का संपदा जो होती है उसका अधिकार आपको मिलना चाहिए, ये इसका मतलब ये होता है। तो आपके हर एक लोगों की बुद्धि में कुछ ना कुछ ऐसा प्लान होता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, जिसके बेस पे वो सोचता है कि मैं इसका इन्वेंशन कर सकूँ। तो इन्वेंशन करने के बाद में उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। उसके लिए बैकलॉग जो आज जो चाइना बोले या फिर बाकी कंट्रीज जो आगे हैं, उसी बेस में कि बच्चा जानता है कि पेटेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, वो अपना पेटेंट कर लेता है, वो अपना प्रोटेक्ट कर लेता है। हम लोग उसकी वजह से हम लोग इंडिया आज पीछे हो रहा था, अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं। तो आज मैं नागपुर की बात कर रहा था, एक हमारे पास में एक लड़का है, तो ही इज़ ओनली 11 ईयर्स ओल्ड। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हिज नेम इज़ रेमंत नंबूरी। तो उनके जो
माता पिता जी वो डॉक्टर थे, बट जस्ट मेरे पास इन्फॉर्मेशन की रहे थे कि हमारे बच्चे ने ऐसा ऐसा कुछ इन्वेंशन रेडी किया है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उसके इन्वेंशन जो थे इतने क्लास थे, ही इज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, 7वीं का 9 का लड़का था, 7 का लड़का था जी मोटेरा स्कूल का। तो मैं इन्वेंशन को पहले समझ लिया, उसके बाद में मोटिवेट किया कि आप उसको पेटेंट में चाहिए, उसको कराइए। जब उन्होंने वो पेटेंट किए, उसके कुछ इन्वेंशन के मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें स्मार्ट की था एक, जो जैसे आप जानते हैं कि आज गाड़ी जो ओपन होती है, गाड़ी को जो चोरियाँ होती हैं, तो जैसे आप थंब जो है, हम जैसे मैं गाड़ी को ऑन करूँ तो मैं अपना थंब करेंगे तभी मेरी गाड़ी ओपन होगी। अच्छा। बट अगर जाएंगे थंब करेंगे तो गाड़ी ओपन नहीं होगी, वो ओटीपी मुझे आएगा, मैं आपको ओटीपी बताऊंगा, तब जाके आप डोर ओपन कर पाएंगे। ऐसा उसने स्मार्ट की डेवलप किया, जो पेटेंट हो गया, ग्रांट हो गया। सेकेंडली उसने एक ऐसा एक इन्वेंशन बनाया कि ब्रेथ एनालाइजर। तो हम लोग जैसे सीट बेल्ट जो पहनते हैं, तो सीट बेल्ट में ऐसा एक उसने इन्वेंशन रेडी किया है जिसपे आप 15 किलोमीटर के दायरे में हेल्थ जो सेंटर्स है उसमें अगर आपका कुछ हार्ट रेट कम हो जाता है, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, तो आपके 15 किलोमीटर की जो हेल्थ सेंटर है उसमें इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अकॉर्डिंगली जो जितने पीरियड में, जितने समय में आपको हेल्थ केयर मिलना है, पहुँच के वो मिल सकता है। उसका इन्वेंशन उसने एक बनाया। और एक इन्वेंशन उसने ऐसे बनाया कि जो ड्रिंक करके गाड़ी कोई चला ही नहीं सकता। तो एक ऐसा उसने सक्सेसफुल इन्वेंशन क्रिएट किया कि आप गाड़ी पे जैसे बैठते, अगर आपने अगर इनटेक किया हुआ है वाइन का, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है कभी चालू नहीं होगी, या फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ही इज ओनली 7 ईयर्स ओल्ड। उसको मोटिवेट किया, तो उसके इन्वेंशन को हम लोगों ने पढ़े हुए नहीं रहने दिया। वो इन्वेंशन का उन्होंने मोटिवेट हो गए, उन्होंने फिर एक पेटेंट एजेंट किया, पेटेंट एजेंट हायर किया, तो उन्होंने पेटेंट फाइल किया और पेटेंट हैज़ बीन ग्रांटेड। उसको गडकरी एक सर्किल से अवार्ड मिल चुके हैं, वो आज न्यूज़ चैनल्स में आता है वो लड़का। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मोटिवेट करना है। लोगों को, हर एक लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, हर एक लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ होती है, वो आइडिया नहीं होती है, ये भी होता है, बट उसको प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, उसको सामने कैसे लाना है, ये लोगों को मोटिवेट करने का काम हमारा है। हम लोग कर पा रहे हैं, तो जितना हो सके हम लोग करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सर ये बहुत अगर उन्होंने आपके वो पेटेंट अगर किया है, उसका रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसकी कॉपी दूसरा कोई कर ले सकता है बराबर से? हाँ, अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं, पेटेंट फाइल करने के बाद में आपके इन्वेंशन का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मतलब ही वही होता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार, आपके बौद्धिक संपदा का अधिकार आपको ही मिलना चाहिए। आप फाइल करते हैं तो वैसा इन्वेंशन एक्चुअली कोई करता नहीं। और सबसे मेन बात कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज नॉट ओनली द पेटेंट्स, एक्चुअली IPR इज मेनली कंसिस्ट ऑफ पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। तो जिस हिसाब से जैसे डिज़ाइन होता है, जैसे छोटे से मैं आपको बता दूं, जैसे एक सैमसंग का मोबाइल होता है, तो मोबाइल का जो इन्वेंशन जो होता है, जो सर्किट होती है, इन्वेंशन होता है, दैट इज पेटेंटेबल। उसका जो डिज़ाइन होता है, जो कर्व होता है, या फिर उसका जो प्रॉपर तरीके का एक डिज़ाइन होता है, दैट कैन बी रजिस्टर्ड इन डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन। कोई भी एक IPR का एक पार्ट हो गया। ये मोबाइल है, समझ लीजिए वीवो का, तो वीवो जो नाम है वो ट्रेडमार्क हो सकता है। जो DM लगता है, R लगता है, दैट इज एक्चुअली ट्रेडमार्क। तो पर्टिकुलर क्लासेस होते हैं ट्रेडमार्क में, 45 क्लासेस। जो मोबाइल का जो क्लास होगा, वो क्लास में वो नाम सर्च किया जाता है। पर्टिकुलर क्लास में वो नाम अगर किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क का भी एडवांटेज ये होता है कि व्हेन यू फर्निश इन द मार्केट, आप जब मार्केट में फेमस हो जाते हैं, आपका नाम जब चलने लगता है, तब आपको डर होता है कि मेरे नाम से कोई दुकान ना खोल दे, कोई दूसरा ना चलाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल का जो है वो यूज़ कर लेता है। ऐसा नाम है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हो चुका है। पिछली बार सिटी कलेक्शन का भी ऐसा हो चुका था, जो दुकानें मैक्सिमम लोगों को बंद करानी पड़ी। अभी रिसेंटली 2-4 हफ्ते पहले मेरे पास नई केस रही थी, जो मतलब भाई में ऐसा झगड़ा होता है। रजा ऑप्टिकल्स करके है, जो मोदी नंबर 3 में ऑप्टिकल्स का दुकान चलाते, तो वो ट्रेडमार्क कर चुके, लेकिन ट्रेडमार्क के राइट्स किसी और के थे। वो तो भाई में फिर झगड़े होने लगे, तो वो फिर मोटिवेट हो कि नहीं, मुझे ट्रेडमार्क कराना है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें, फिर उसके बाद में आपका आता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो है वो लिटरेरी वर्क हो गया, आपके साउंड रिकॉर्डिंग्स हो गई, या फिर आपका वेबसाइट का एप्लीकेशन हो गई, दैट कैन बी कॉपीराइट। वो कॉपीराइट एक बार करने से आपका पर्टिकुलर जो है म्यूजिक कंपोजिशन कोई चोरी नहीं कर पाएगा, वो एक कॉपीराइट का पार्ट हो गया। एंड एक पार्ट और एक GI, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक उपदर्शन। जैसे नागपुर में संतरा फेमस है, नासिक में अंगूर फेमस है, रत्नागिरी में
हापुस आंबा फेमस है, Famous है। दार्जिलिंग का चाय फेमस है। तो जो भौगोलिक जो है उसको ओरिजिन जो है, जहाँ पे जो चीज़ फेमस है उसको हम लोग जीआई के तौर पे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छा। ताकि वो चीज़ें कोई और ना बोल पाए कि ये नागपुर का संतरा नहीं है, कोई और उसमें क्लेम ना करे। तो वो भी एक प्रोटेक्शन का एक पार्ट है। तो ऐसा आईपीआर का एक मेन पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर लोगों को जागरूकता कम होने की वजह से लोग पीछे हैं। हम लोग जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जिस तरह से आज जागरूकता हो रही है, शायद आने वाले दिनों में इंडिया एक मजबूत स्थिति में खड़ा रहेगा। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा सर, आपके डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा सर। आप जैसे सर आपके फैमिली में, जैसे फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली होती है, जैसे मामा होते हैं, अपने पिताजी के परिवार के लोग होते हैं, माताजी के परिवार के लोग होते हैं सर। आपकी जब कंडीशन जब वीक थी, तब इनमें से किसी परिवार के लोगों ने आपको कोई सपोर्ट किया सर इसमें? सपोर्ट मैं सिर्फ चाहूँगा कि परिवार तो सबके बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट एक समय जब खराब आता है तो परिवार का सपोर्ट नॉर्मली मिलता नहीं है। सब लोग बैक फुट में आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में मैं सिर्फ श्रेय देना चाहूँगा मेरी माँ को, तो जिसकी वजह से ही मुझे आज एक मोटिवेट हुआ हूँ, और उसी की ही वजह से मैं आज जो भी हूँ उसी की वजह से हुआ। मैं पूरा श्रेय अगर देना चाहूँगा तो सिर्फ मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा, और किसी को नहीं। हर सिचुएशन में, हर वो अच्छी सिचुएशन है या बुरी सिचुएशन हो, उसी ने ही मुझे आज मोटिवेट किया है, उसी ने मुझे आगे बढ़ा, उसी ने मुझे आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। ऐसा आप समझ सकते हैं सर। अभी आने वाले अभी जो कंडीशन है बहुत वीक कंडीशन है, अपने देश की भी बहुत कंडीशन वीक है, और जो हमारे जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं है, तो ऐसे तौर पर आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे सर? देखिए, सबसे पहले बात मैं गाइडेंस ये देना चाहूँगा सबको कि निगेटिव, हर बार मैं बहुत सारे लोग बोलते कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो मैं नहीं चाहता कि सब लोग पॉजिटिव सोचें। निगेटिव भी एक ये फीलिंग है, निगेटिव को सिर्फ पॉजिटिव के तौर पर सोचिए, निगेटिव को न्यूट्रल तरीके से सोचिए, निगेटिव का ऐसा सोचिए कि मेरी फीलिंग है। हर बार आप पॉजिटिव सोच के ये मत करिए कि हम लोग कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम लोगों के सबसे मानना होता है कि दुख से वो भागने लगते हैं। जब दुख आते हैं तो लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि दुख से भागिए मत। दुख परमानेंटली दूर तभी होगा जब हम लोग उसको फेस करेंगे। हम लोग फेस करना नहीं चाहते, इसलिए निगेटिविटी और बढ़ जाती है, और फिर से वो दुख हमारे दरवाजे को ठक ठक करने लग जाती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि पॉजिटिव को ऐसे मोड़ पे, जैसे बोलते हैं कि एक अंधेरा जो रहता है, उजाला जो होता है अंधेरे के बाद में, हम लोग अंधेरे का महत्व हम लोग समझ में नहीं आता। अंधेरे का महत्व तब समझ में आता है जब हम लोग उजाला करते हैं। लाइट को लाइट में चालू करेंगे तो लाइट का महत्व ही नहीं रहेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि लोग मोटिवेट हो, लोग अपने पॉजिटिव, नेगेटिव भी अगर सोचते हैं तो नेगेटिव को, हम लोग नेगेटिव भी होते हैं तो हमारे अंदर के जानवर को आगे आने दो, हमारे फीलिंग्स को सामने आने दो, किसी और को शेयर करो। मैं सोचता हूँ, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे, एक जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब अंदर का जानवर जब रोने लगता है, तभी हमारे अंदर की फीलिंग्स आगे आती है, तभी एक अच्छा एक स्क्रिप्ट तैयार होता है, तभी एक अच्छी रिकॉर्डिंग तैयार होती है, जब स्टेज परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, बिजनेस आइडियाज भी जब तभी अच्छे आते हैं जब हम लोगों के जानवर को हम लोग आके रोते, प्रॉपर तरीके से रोने के बाद में ही हम लोग ये करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि रो, लेकिन अपने अंदर के फीलिंग्स को दबा के मत रखो, उसको आगे आने दो। और कभी कभी सिचुएशन लोगों में ऐसी भी आ जाती है कि लोग बहुत बुरी तरीके से ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लोग अपने गलत तरीके से हम लोग वो कर लेते हैं। कभी मैक्सिमम लोग न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि लोग अपना सुसाइड कर लेते हैं या फिर गलत इसमें कर लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि वो सब चीज़ें करने के पहले एक बार ये सोचो, अगर आपके दिमाग में आपके इसमें वो फीलिंग्स आती भी है तो उसको अगर दूर करने का मेरे पास में एक बहुत अच्छा तरीका है कि बाहर निकल के किसी ज़रूरतमंद की एक हेल्प करो। ज़रूरतमंद को जब हम लोग हेल्प करते हैं, जब आप कोई एक गरीब की कुछ खाना खिला दो या फिर किसी को कोई ज़रूरत है तो हेल्प कर दो, जो हेल्प करने के बाद जो खुशी उसके चेहरे पे जो मिलती है, हम लोग वो खुशी देखते हैं। हम लोग जब घर में आके फिर वो खुशी देख के जो रोते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो फीलिंग्स देख के हम लोग, वो फीलिंग्स जो हमारे दिमाग में आ रही है गलत फीलिंग्स, वो शायद कभी ना आए।
तो मैं सोचता हूँ कि वो नेगेटिव फीलिंग्स को आप अच्छी तरीके से पॉजिटिव लाके हम लोग सोचें तो शायद हम लोग कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। जो नेगेटिव सोच है हमारी, उस नेगेटिव सोच को हम पॉजिटिव में अगर चेंज करें तो हम कुछ नया कर सकते हैं। और जब हम नर्वस में हैं और हमको अगर सुसाइड, अगर कोई लड़का है, कोई नौजवान है, अगर वो किसी बिजनेस में गया, बिजनेस में अगर उसको लॉस हो गया है तो वो सुसाइड के इधर चलता है, तो सुसाइड कर लेता है। तो सर वो आपका कहने का मतलब वो सुसाइड ना करे। अगर ऐसे वक्त में अगर वो बाहर निकले, घर के बाहर निकले और किसी जरूरतमंद को कुछ मदद हेल्प करे, तो उसके ऊपर के जो उनके चेहरे पे जो खुशी है, वो खुशी देख के अपना सुसाइड करने का जो थिंकिंग थी वो खत्म हो जाएगी। समय निकल जाएगा। समय निकलने के बाद में हम लोग उसके बाद में पॉजिटिव, बहुत सारी फीलिंग्स हमारे दिमाग में आते रहती है कि किसी हम लोग खुद किसी को जलने लगते हैं, ये फीलिंग्स हमारी है। या फिर किसी को देख के हमें देख के कोई जलता है, या फिर हम लोग किसी को देख के जलने लगते हैं कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है, मुझे तो इससे ज़्यादा आता है लेकिन ये मेरे से क्यों आगे बढ़ रहा है। हम लोग ये सब फीलिंग देख के हम लोग जलने लगते हैं। लेकिन ये जलने के अलावा आप खुद ऐसा एक नया क्रिएटिविटी करो कि अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, ताकि उस पर आप समय लीजिए, 6 महीना लीजिए, 1 साल लीजिए, एक नया चीज़ क्रिएट कीजिए कि आप लोगों को 1 साल के बाद में जब लोगों के सामने आएंगे, सरप्राइज करेंगे लोगों को, तब आपका जेलेसी का फीलिंग भी है वो भी निकल जाएगा। लोग अपने जलना भी बंद कर देंगे और आपके दिल में, दिमाग में जो खुशी आएंगी वो क्योंकि नेगेटिव फीलिंग सिर्फ एक की नहीं है। सही बात। जैसे दिमाग होता है, दिमाग को भी एक इनो की ज़रूरत होती है। जब हम लोगों को हम लोग खाते हैं, बुरा खाना खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो हम लोग जी मचलाता है, हम लोग उल्टी करने का हम लोग को मन होता है। बट हम लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचो, ऐसा कर करके हम लोग उल्टी नहीं कर पाते। ऐसा ही दिमाग को इनो की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि दिमाग को भी इनो की ज़रूरत है। दिमाग को सड़ने मत दो, दिमाग को एक नया हर एक क्रिएटिविटी कुछ लाने की कोशिश करो, ताकि हम लोग भी एक नेगेटिव फीलिंग्स को भी पॉजिटिव में बदल सकें। मैं मानता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जनता टाइम जटा टीवी चैनल को आपने जो वक्त दिया है और हमारे नौजवान को जो सोच को बदलने की जो आपने जो बताया है, उसको तरीका बताया है और जीने का जो रास्ता आपने दिया है हमारे नौजवान को, इसके लिए हम जनता टाइम जटा टीवी चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार मित्रांनो, आपण आता सारंग पाटील सरांच्या जे आई आहेत त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहोत। आई नमस्कार, जनता टाइम जटा टी व्ही चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। नमस्कार। मला एक सांगा आई, सारंग सर आहे, सारंग सर जेव्हा लहान होते त्यांचे वडील मरण पावले, त्यावेळेस तुमची आर्थिक कंडिशन खूपच कमजोर होती। अशा परिस्थितीमध्ये सारंग सरांनी एक ऑफिस बॉयचा एक जॉब त्यांनी डिसाईड केला आणि ते करत असताना, ते करता करता त्यांनी एज्युकेशनसुद्धा चालू ठेवलं आणि खूप संघर्ष करून ते आज इथपर्यंत आले। तर मला तुमच्याकडून एवढं विचारायचं, ज्यावेळेस सारंग सरांचे वडील मरण पावले त्यावेळेस तुमची आर्थिक कंडिशन कशी होती? आर्थिक परिस्थिती फार खराब होती। याचे वडील जरा व्यवस्थित नव्हते आणि घरात लक्ष वगैरे करत होते, त्यावेळेस मीच लक्ष करत होते। घरचे म्हणजे असे कपडे शिवणं वगैरे, ते कपडे शिवून त्यांना लहानचं मोठं केलं। तुम्ही कपडे कोणते शिवत होते? ब्लाऊज वगैरे घरचे। तर तुमच्या ब्लाऊज शिवून जे उत्पन्न होत होतं त्यामधून घर चालवणं खूप कठीण? हो चालवत होती तरी कशी पण खूप काटकसर करून तुम्ही काटकसर करून चालवत होती। त्यावेळेस म्हणजे आर्थिक परिस्थिती खूपच खराब आहे। मग सरांनी काम निवडलं आणि त्यांना जेव्हा ऑफिस बॉयचं काम मिळालं त्यावेळेस तुम्हाला कसं वाटलं? कसं वाटलं? थोडंसं बरं वाटलं, म्हणजे थोडीशी मदत होईल मुलाची वगैरे म्हणून त्याच्यामध्ये चांगलं। तुम्ही आपल्या मुलांना त्या ज्या टिमकी एरियामध्ये राहत होते ते जो टिमकी एरिया जर बघितला तर तिथे चांगले लोक राहतात, म्हणजे चांगले शौकीन लोक राहतात, वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यसनाच्या आहारी गेलेले लोक असतात। अशा त्या कठीण माहोलमध्ये, खराब माहोलमध्ये बी तुम्ही तुमच्या मुलांना हे असे चांगल्या पद्धतीने घडवले, एवढे मोठे चांगले संस्कार तुम्ही त्यांच्यावरती दिलेत। हे चांगले संस्कार देण्याच्या पाठीमागे तुम्हाला हा जो चांगले संस्कार देण्याचा जो तुमचा मानस होता हा कसा निर्माण झाला? माझ्या घरचे, माझ्या फॅमिलीतले लोक पण चांगले होते, त्यांनी खूप
खूप म्हणजे त्यांनी मदत केली मला. घरचे लोक पण चांगले होते आणि मी मुलांना चांगलीच बनवून दिली. बरं, आता आता कसं वाटतं तुमचं मग आता ड्युटीवरती आहे आणि चांगलं आता थोडं चांगलं वाटतं. सारंग सर जे म्हणतात की माझं हे तरक्कीचं आणि हे प्रगती केली, या प्रगतीच्या पाठीमागे माझ्या आईचाच खूप मोठा सिंहाचा वाटा आहे आणि ते संपूर्ण श्रेय ते तुम्हालाच देतात. तर तुम्हाला कसं वाटते त्यावेळेस? मला चांगलंच वाटते, कारण मी त्याला चांगलीच बनवून दिली. लहानपणापासूनच छान बनवून दिली. चांगलं व्यवस्थित वागायचं, व्यवस्थित शिक्षण पाणी वगैरे बरोबर दिलं तिचं. तर हे एक संस्कारामुळेच पिढी घडत असते. संस्कार व्यवस्थित असेल तर चांगली पिढी आपण निर्माण करू शकतो. हे आजच्या सारंग सरांच्या उदाहरणावरून आणि त्यांच्या आईच्या उदाहरणावरून आपल्याला लक्षात येईल. त्यामुळे आपल्या या देशातल्या प्रत्येक आईला जनता टाईम जनता टी व्ही चॅनलकडून आणि पाटील परिवाराकडून हीच अपेक्षा आहे की आपल्या मुलांना चांगले संस्कार द्या. सुसंस्कारित जर मुलांना केलं तर एक चांगली पिढी निर्माण होऊ शकते आणि आईवडिलांना चांगला मुलगा मिळू शकतो. एवढीच आजच्या या मुलाखतीचा एक संदेश आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचवू इच्छितो. ताज्या बातम्या व ताज्या घडामोडी बघण्याकरिता आजच जटा टी व्हीला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा.